ओके 60 क्लियर हो गया था, है ना? चलिए, तो 60 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अपूर्वा, तुमको समझ में आ रहा है किसी ना? अब जा रही है ना आवाज ऑनलाइन में? हाँ सर, आ आवाज रही मिल रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए थोड़ा सा लेट हो गए हम आज, हम लोग, कोई नहीं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग किए थे सेक्शन, ठीक है? आज उसके आगे बढ़ेंगे तो अपील आ जाएगा, है ना? क्या हाल है वकील साहब? ठीक है सर। तो ठीक है, चलिए अपील हम लोग करते हैं ना। अपील का प्रोविजन बेसिकली सेक्शन 60 में है, सॉरी 96 में। नहीं देख रहे हैं वहां बेयर है कि नहीं है, बस सब सजाना पड़ेगा, पहले बेयर मिल जाता था बड़ा आसानी से। नहीं है, छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए, यहीं से देख लेते हैं है। डायरेक्ट सर क्रिकी पे होगा। हम अपना वाला सीपीसी खोल गए थे, हम कुछ कुछ मार्क करके रखते हैं ना। कोई नहीं, चलिए हो जाएगा। है क्या वो? बैठिए। लीजिए। अपील का प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? 96 से लेके 99 तक, है ना? ये अपील का प्रोविजन है। और सेकंड अपील का प्रोविजन है 100 से लेके 103 तक, है ना? तो चलिए, बट सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी बेसिकली डील्स विथ प्रोविजंस ऑफ अपील, है ना? अपील का जो प्रोविजन है मेनली बेसिकली कहाँ है? सेक्शन 96 में। बाकी के सेक्शन में छोटी छोटी बातें हैं, जो आएगा हम लोग कर लेंगे उसको, है ना? क्या बोल रही है रानी? आवाज नहीं मिल रही है तुमको? ये सर नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरा वाईफाई कनेक्शन सही है इधर का। तुम्हारा सही बता रहा है, मेरा तो और भी सही बता रहा है। हो सकता है ये सब कुछ कंजेशन होगा, क्योंकि और लोग नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। हम 2-3 बार कनेक्ट किए हैं, वाईफाई भी है फिर भी। अब जा रही है आवाज? अब आवाज मिल रही है ना? ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। अपील में वीडियो कॉल हो जा रहा है कभी कभी। ओके, अपील को अगर हम लोगों को डिफाइन करना पड़े तो क्या कह सकते हैं? अपील इज जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन बाय अ हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट, है ना? अपील कहीं डिफाइंड नहीं है। अपील का प्रोविजन तो 96 से 99 तक है,
लेकिन अपील का कोई परिभाषा नहीं दिया गया, नहीं, फिर भी इसको कह ही सकते हैं। अपील इज जुडिशियल एग्जामिनेशन बाय अ हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट, है ना। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का अपील क्या है? अपील एक न्यायिक परीक्षण है ना, जुडिशियल एग्जामिनेशन है। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ना, वो तो प्राइमरी कोर्ट होता है, एक तरह से कह लीजिए सबसे लोएस्ट कोर्ट होता है। उनको वो कभी एरर या मिस्टेक भी कर दे सकते हैं, तो उस एरर और मिस्टेक को ठीक करने के लिए अपील का प्रोविजन रखा गया है, नहीं। हायर कोर्ट में ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेजेबल जजेज होते हैं, तो वो उसको करेक्ट कर ले सकते हैं, है ना। इनजस्टिस होने से इस तरीके से बचाया जा सकता है। गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में कहा कि राइट ऑफ अपील इज नॉट अ नेचुरल राइट, नैसर्गिक अधिकार ये नहीं है। नाइदर इट इज अ इनहेरेंट राइट ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार का ये अंतर्निहित अधिकार भी नहीं है, ना तो ये नेचुरल राइट है, ना ही ये इनहेरेंट राइट है, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड क्लियरली बाय अ स्टैट्यूट। मतलब जब तक लॉ के द्वारा परमिट ना करा जाए, लॉ अलाउ नहीं करता है जब तक अपील के लिए, तब तक अपील का राइट अग्रीव्ड पार्टी का नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं होता है। ठीक बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपील में तभी जा सकेगा कोई भी पीड़ित पक्षकार जब लॉ ने उसके लिए, सीपीसी ने उसके लिए प्रोविजन कर रखा है ना। A right of appeal accrues in favor of aggrieved party on the day of the suit, on the day the suit commences। जिस दिन से वाद की शुरुआत होती है। वाद की शुरुआत कब से होती है? जब वाद पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। When plaintiff is presented before the court, the list or suit is said to be commenced। नहीं, जिस दिन से वाद पत्र दायर करते हैं न्यायालय में, उस दिन से शूट की शुरुआत होती है। और उसके फेवर में ये राइट कब चला जाता है अग्रीव्ड पार्टी की? जिस दिन से शूट शुरू हुआ है उसी दिन से। इसलिए अपील को क्या कहा जाता है कि द प्रोसीडिंग फॉर अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग। नहीं, ये विचारण के कार्यवाही का ही क्या है, ये उसी का ये कंटिन्यूएशन है। ये अलग से कोई सेपरेट प्रोसीडिंग नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि ये जो राइट ऑफ अपील कब उसका उत्पन्न हो जाता है? जिस दिन से वाद शुरू हुआ है। वाद शुरू कब से हुआ है? जब प्लेंट को प्रेजेंट करा गया था, है ना। इसलिए कहा जाता है कि द प्रोसीडिंग फॉर अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग। ये विचारण की प्रक्रिया का ही ये उसी की निरंतरता में है। ये सेपरेट अलग से कोई प्रोविजन, कोई प्रोसीडिंग नहीं है। कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस इरविंग 1905, प्रिवी काउंसिल ने ये फाइंडिंग दिया था, है ना। और प्रिवी काउंसिल तो जो फाइंडिंग दे देता है आपको पता है, ये लॉ बन जाता है एक तरह से, है ना। हालांकि अब हमारा कंट्री सॉवरेन कंट्री है, हम किसी कंट्री के लॉ से अब हम गवर्न नहीं होते। कोई भी लॉ, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन हो या फिर प्रिवी काउंसिल का डिसीजन हो, हम पर बाइंडिंग अब नहीं है। लेकिन उसका जो परसुएसिव फोर्स है वो यहाँ पर जरूर काम करता है। और ये भी इसलिए अभी तक हम लोग प्रिवी काउंसिल का जो जजमेंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कभी भी एक तरह से कह लीजिए कि ओवर रूल नहीं किया है। सेक्शन 96 lays down basic rules regarding appeal from original decree, है ना। 96 में कुछ मूलभूत सिद्धांत बताया है डिक्री का। तो क्या है मूलभूत सिद्धांत? सबसे एक पॉइंट इसमें और जोड़ लीजिएगा, एक पॉइंट इसमें जोड़ लीजिएगा। अपील may be preferred on the basis of fact as well as law। अपील तथ्य के आधार पर भी किया जा सकता है और विधि के आधार पर भी किया जा सकता है। शायद यहाँ लगता है सर छूट गया। फिर से बोल दीजिए ना सर फिर से बोल दीजिए सर। देखिए, हाँ, 96 में हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर अपील,
है ना। अपील के लिए जो मूलभूत सिद्धांत है वो बताया गया है 96 में। 3 पॉइंट हम लोग इसमें साइट किए हुए हैं, 1 पॉइंट इसमें और जोड़ लेना है ना। अपील मे बी प्रेफर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ, है ना। अपील तथ्य के अलावा विधि के प्रश्न पर भी किया जा सकता है। अपील का आवेदन तथ्य के अलावा विधि के प्रश्न पर भी किया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर भी हो सकता है। 1 पॉइंट इसमें जोड़ देना है, 3 तो ऑलरेडी है, 1 जोड़ देना है, चौथा पॉइंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एन अपील मे लाई फ्रॉम एन एक्स पार्टी डिक्री। 96 का क्लाउज 2 कहता है कि अपील एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है। एक्स पार्टी डिक्री हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा ऑर्डर में था? ऑर्डर 9 रूल 13 में था। ठीक बात, याद रखना है। ये सब क्या है ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से पूछने लगेगा, है ना। तो 96 का क्लाउज 1 एक तरह से समझ लीजिए वो क्या कह रहा था, अपील मे बी प्रेफर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है 96 का क्लाउज 2, अपील मे लाई इवन फ्रॉम एन एक्स पार्टी डिक्री। एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ भी अपील हो सकता है। 96 का क्लाउज 3 कहता है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट कॉन्सेंट डिक्री। याद रखना है। 96(3) कहता है कि सहमति से प्राप्त डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं करा जा सकता, है ना। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट कॉन्सेंट डिक्री। ठीक है। कॉन्सेंट डिक्री समझते हैं कि दोनों पार्टी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके कॉन्सेंट दे दिया। कॉन्सेंट से, और जब वो जो कॉन्सेंटेड एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट पर कोर्ट क्या करता है, अपना अप्रूवल कर लगा देता है। नहीं तो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया नहीं, पार्टी ने तो खुद ही एग्रीमेंट कर लिया। जब खुद ही एग्रीमेंट करके आए तो फिर अपील किस लिए कर रहे हो? नहीं, इसीलिए कॉन्सेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन नहीं। 96(2), 96(3) स्पेसिफिकली याद रखना। 96(2) क्या कहता है, एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट भी अपील करा जा सकता है। हाँ, हम तो याद रखने के लिए लेन बोलते हैं, थोड़ी ना हर बार वो बात लिखना है, यहाँ पर थोड़ी ना लिखना। हम तो पीछे वाला पूछते हैं जान के देखें आपको याद है कि नहीं है। नहीं, वो आपको फायदा भी करता है। नहीं याद है तो आपको एक बार फिर से एक बार रिपीटेशन हो जाता है। 3 क्या कहता है, कॉन्सेंट डिक्री के खिलाफ भी अपील करा जा सकता है। चौथे पे आइए, अब एक पढ़ा देंगे, ये भी हम लोग कर देंगे। हम सीपीसी खत्म कर लेते हैं, फिर एक स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट है, छोटा सा एक्ट है ना, 2-3 ये ना क्या 96(3) में तो सर कंसेंट के अगेंस्ट अपील नहीं होगा ना सर? अरे भाई, कॉन्सेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं होगा, यही ना कह रहे थे। तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं सर, आवाज नहीं आया सर कि अपील किया जा सकता है। तो यही वकील साहब बीच आप काहे बोलते हैं इतना? ये कचहरी थोड़ी ना है, आप चुप रहिए, तो ना करिए। तो 96 का क्लाउज 2 क्या कहता है, एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट भी अपील कर सकते। 96 का 3 कहता है कॉन्सेंट डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। रीजनिंग समझ ही गए, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी के बीच, इसलिए कोर्ट का डिसीजन ये होता नहीं है एक्चुअल में। कोर्ट तो केवल उस एग्रीमेंट को अप्रूव कर देता है, तो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा समझ लेना है ना, ये इसी में स्मॉल कॉज कोर्ट्स का डिसीजन आ गया, इसलिए हम बता रहे थे कि इस बार हम स्मॉल कॉज कोर्ट्स भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम लोगों के टीम में कि 2-3-4 क्वेश्चन भी फ्री में पूछ लेता है, तो कर देंगे। छोटा सा है, सीपीसी पहले हम लोग खत्म करते हैं, वो भी कर देंगे, है ना। पहले ये पॉइंट समझना है। ये कहता है तीसरा पॉइंट, एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ नो अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट कॉग्निजेबल बाय अ स्मॉल कॉज कोर्ट if the value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो पहला क्या है, पहला कहता है कि एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा जो कॉग्निजेबल है, जो संज्ञेय कोई मामला है, वो मामला अगर
उस मामले में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो उसका अपील होगा, है ना। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर अपील करा जा रहा है, किस मामले में, किस केस में, उस केस में जो केस स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेबल है, ट्राइबल है, उस केस में अगर केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है तो अगर 10,000 से वैल्यू उसका अधिक नहीं है, मतलब अप टू 10,000 तक है, 10,000 तक अगर सूट वैल्यू है, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं करा जा सकता, है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हमेशा करा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे 10,000 रुपये तक का अगर सूट वैल्यू है तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। अब ये बात आई समझ में, है ना। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। नहीं, इसका मतलब ही हो गया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर स्मॉल कॉज कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील करा जा सकता है। लेकिन क्या कहता है, कहता है इफ दिस वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपये, है ना। इसका मतलब ही हो गया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर अपील करना है तो 10,000 रुपये से वैल्यू उसका अधिक होना चाहिए। 10,000 रुपये तक का अगर वैल्यू है तो तथ्य के आधार पर अपील नहीं करा जा सकता। तो 4 पॉइंट बेसिकली इसमें आ गया। नहीं, 96 जो बेसिक रूल्स बताता है अपील का, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपील कैन बी प्रेफर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरा क्या कहता है 96 का क्लाउज 2, अपील में बी प्रेफर्ड अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री आल्सो, है ना। एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध भी अपील हो सकता है। तीसरा क्या कहता है, अपील कैनॉट बी प्रेफर्ड, एप्लीकेशन फॉर अपील कैनॉट बी मेड अगेंस्ट अ कॉन्सेंट डिक्री, सहमति से प्राप्त डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं करा जा सकता। और तीसरा तो हो, चौथा तो हो गया स्मॉल कॉज, नो अपील कैन बी एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, no appeal can be preferred against the order of a small cause court if the value of the subject matter is not exceeding 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से अधिक का अगर मूल्य नहीं है उसका विषय वस्तु का, तो फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे अपील नहीं कर सकते। ये 4 बेसिक रूल्स हो गया, इसको याद रखना है। ये दो जो है ना, ये दूसरा और तीसरा, फर्स्ट और सेकेंड, वो अक्सर प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि एक्स पार्टी डिग्री का अपील हो सकता है, ये कहाँ प्रोवाइडेड है, 96(2) में है। कॉन्सेंट डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकता है, ये कहाँ प्रोवाइडेड है, 96 क्लाउज 3 में है, आपको मार्क कर लेना है। इन ऑर्डर टू गिव अ पर्सन अ राइट ऑफ अपील। हाँ सर, यहाँ पे जो कॉन्सेंट डिग्री है, सॉरी कॉन्सेंट डिग्री है, उसका क्या मतलब है? मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेना, या फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड डिग्री। बताते हैं कि कुछ केसेस में पार्टीज को ये लिबर्टी रहता है कि पार्टीज एग्रीमेंट करके कॉन्सेंट से एक म्यूचुअली एग्रीड एक फॉर्मूला निकाल करके वो कोर्ट को दे सकता है। नहीं, और अगर दोनों पार्टी सहमत है ही किसी बिंदु पर, किसी डिसीजन पर, तो फिर कोर्ट को भी क्या है, कोर्ट को भी तो वही काम करना है। तो कोर्ट क्या करता है, उसी एग्रीमेंट पे अपना भी अप्रूवल दे देता है, अपना भी सिग्नेचर और मुहर लगा देता है। तो कोर्ट एक्चुअल में कोर्ट ने तो डिसाइड किया नहीं, लेकिन फिर भी वो डिक्री ही कहलाएगा। लेकिन डिक्री कौन सा कहलाएगा, कॉन्सेंट डिक्री है। कई बार होता है ना कि पार्टीज खुद ही एग्री कर लेते हैं कि चलो हमको ऐसे ही सेटल कर लेना है, छोड़ो कोर्ट में क्या करना है ना, कोर्ट के बाहर ही हम लोग सेटल कर लेते हैं, कोर्ट भी एग्री हो जाता है उस पर, वही कॉन्सेंट। हाँ, जैसे 13B में सर डाइवोर्स फाइल करेंगे म्यूचुअल कंसेंट से, तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकेंगे। हाँ, उसके अगेंस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, तो कह रहे हैं, है ना। वो तो वहां भी लगता है, उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये प्रावधान है ना।
अरे आप ही जब उस पॉइंट पे पहुंच गए, डिसाइसिव पॉइंट पे, आप पार्टी जी खुद पहुंच गया है, तो फिर किस लिए अपील करना है? कोर्ट ने तो डिसीजन दिया नहीं है कि इनकरेक्ट या एरोनियस डिसीजन है ना? चलिए, in order to give a person a right of appeal under this section, the following conditions must be satisfied. 96 में अगर अपील करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस इसमें फुलफिल करना पड़ेगा? सबसे पहले, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील मस्ट बी अ डिक्री, है ना, जिसके अगेंस्ट डिक्री, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करा जा रहा है, उस ऑर्डर को टेक्निकली क्या होना चाहिए? डिक्री होना चाहिए, है ना? क्योंकि जनरली ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, ये तो पता है हम लोगों को, एक्सेप्ट द एक्सप्रेस्ड प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट ऑर्डर गिवन अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43। तो कुछ बताया गया ना कि धारा 104(1) में और आदेश 43 के खंड 1 में जो कुछ लिस्ट बताया गया है कि सर्टेन ऑर्डर अपीलेबल है, उसको छोड़ करके ऑर्डर अपीलेबल होता नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील मस्ट बी अ डिक्री, है ना? विषय वस्तु मतलब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करा जा रहा है 96 में, उसको टेक्निकली डिक्री होना जरूरी है। नहीं मतलब किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील 96 में नहीं कर सकते। द पार्टी अपीलिंग मस्ट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय सच डिक्री, है ना? जो पार्टी अपील कर रहा है उसको क्या होना चाहिए? उसके ऊपर अपील का विपरीत प्रभाव होना चाहिए, नहीं? अब देखिए ये थोड़ा सा मैटर क्या है, यहाँ क्या कहता है कि द पर्सन प्रेफरिंग अपील मस्ट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। जो अपील कर रहा है, अपील का आवेदन करता है, उसको विपरीत रूप से प्रभाव उसका डिक्री का उसके ऊपर पड़ना चाहिए। इसका मतलब ही निकल जाता है कि जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी टू द शूट ही अपील करे। पार्टी टू द शूट को तो राइट है ही जो वाद के पक्षकार हैं, जो नॉन पार्टी है, जो स्ट्रेंजर भी है ना, अजनबी व्यक्ति भी है, जो वाद का पक्षकार नहीं भी है ना, वो भी अपील कर सकता है if he has been adversely affected by the decree passed by the court। देखना क्या पड़ेगा कि वो व्यक्ति न्यायालय के आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है या नहीं हुआ है ना? आगे चल के उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 2 पॉइंट होना जरूरी है अपील प्रेफर करने के लिए, that the subject matter of appeal must be a decree and the person preferring appeal must have been adversely affected by such decree। जो व्यक्ति आवेदन ला रहा है अपील का, उसको डिक्री से आहत होना चाहिए, उसको उसके ऊपर विपरीत प्रभाव उसका पड़ना चाहिए। Thus it is to be noted that an appeal lies under section 96 only from a decree, है ना? 96 में जब अपील करेंगे तो केवल डिक्री के अगेंस्ट ही करेंगे। Generally appeal does not lie against the orders except the orders provided under section 104 clause 1 and order 43 clause 1। नहीं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं नियम कि जनरली ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होता। उस ऑर्डर को छोड़ करके जो ऑर्डर धारा 104 के क्लाउज 1 में है और जो ऑर्डर 43 के क्लाउज 1, इसको भी याद रखना है ना, कि कहाँ ऑर्डर्स, कौन सा ऑर्डर्स अपीलेबल है ना? ये प्रीलिम्स का भी सवाल बन जाता है कई बार। तो क्या बताएंगे? सेक्शन 104 क्लाउज 1 में जो लिस्ट बताया गया है ऑर्डर्स का, वो अपीलेबल है। ऑर्डर 43 के क्लाउज 1 में जो लिस्ट है वो अपीलेबल है, उसको छोड़ करके कोई ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अपील विद इन द हाई कोर्ट, दैट इज फ्रॉम single judge of the high court to a bench of high court। Such appeals are regulated by letters patent of the respective high court। ये थोड़ा सा समझ लेना। कहता है अपील का जो ये प्रोविजन है ना, ये हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई नहीं करेगा। अंदर अप्लाई करने का क्या मतलब? अंदर अप्लाई करने का मतलब है कि किसी डिक्री के अगेंस्ट कोई हाई कोर्ट का सिंगल जज अगर अपील सुनता है
उसको डिसाइड करके कोई ऑर्डर पास करता है, डिक्री पास करता है, उस सिंगल जज के ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में, 2 जजेज के बेंच में अपील नहीं करा जा सकता, है ना। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर 96 के अपील का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता है। और क्या लिखता है फिर इसमें लास्टली, such appeals are regulated by the letters patent of the respective high courts। अगर ऐसा अपील करना भी है, मतलब सिंगल हाई कोर्ट के सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील डिवीजन बेंच में उसी हाई कोर्ट में अगर करना भी है ना, तो ये कहां से रेगुलेट होगा, ये एलपीए से होगा, लेटर्स पेटेंट अपील कहते हैं उसको। और ये है कहां पर, कहां रहता है ये हाई कोर्ट के रूल्स में रहता है ना। पटना हाई कोर्ट के रूल्स में भी आप देखेंगे ना, तो वहां भी एलपीए का प्रोविजन मिल जाता है ना, लेटर्स पेटेंट अपील का प्रोविजन मिलता है। उसके हिसाब से सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकता है। उसका बात हम लोग करेंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। 104 में उसका प्रोविजन है, वो थोड़ा सा बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है, थोड़ा सा टिकलिस है वो, उसका बात अभी हम लोग करेंगे। जनरली अ पार्टी टू अ सूट adversely affected by the decree or any of it, काहे इतना बात कर रहे हैं, बड़ा बकैत वकील है। Generally a party to a suit adversely affected by the decree or any of his representatives in interest may file an appeal। ये जनरल रूल तो पता है, कौन कर सकता है अपील, जो पार्टी टू द सूट है, वाद का पक्षकार है, वही अपील करेगा ना। या फिर अगर उसका डेथ हो गया है तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो करेगा, है ना। ये तो जनरल रूल है। बट अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ डिक्री, कोई व्यक्ति है जो पार्टी टू सूट या पार्टी टू डिक्री नहीं भी है, मे विद द लीव ऑफ द कोर्ट, वैसा व्यक्ति भी कोर्ट के इजाजत से, परमिशन से, प्रेफर एन अपील फ्रॉम सच डिक्री, वैसे डिक्री के विरुद्ध अपील कर सकता है। इफ ही इज आइदर बाउंड बाय द डिक्री, अगर ये डिक्री उसके ऊपर भी लागू होता है, नहीं, ठीक है, अगर वो डिक्री से बाउंड है और इज अग्रीव्ड बाय इट, या फिर उस डिक्री से वो भी पीड़ित है, वो भी अग्रीव्ड है, और इज प्रिजुडियसली अफेक्टेड बाय सच डिक्री, और या फिर उस डिक्री का उसके ऊपर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट अगर है, तो तब कोई अजनबी व्यक्ति भी, कोई नॉन पार्टी भी जो सूट का पक्षकार नहीं भी है, वो भी अपील कर सकता है। इसका मतलब अब टोटलिटी में क्या हो गया, अपील कौन कर सकता है, जनरली तो अपील कौन कर सकता है, जो पार्टी टू द सूट है वो कर सकता है, या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी सूट का पक्षकार नहीं भी है, वो भी कब कर सकता है अपील, when such person is bound by such decree either or such person is adversely affected by such decree, है ना, कि जब वैसा व्यक्ति वैसे डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित है, या वैसे व्यक्ति के ऊपर वो डिक्री बाध्यकारी है, तो वैसा व्यक्ति भी, कोई नॉन पार्टी भी, वाद का पक्षकार नहीं भी है, वो भी अपील प्रेफर कर सकता है ना। तो ये बात क्लियर हो गया कि केवल अग्रीव्ड पार्टी ही, मतलब केवल सूट का पक्षकार ही अपील करेगा, ये जरूरी नहीं है ना। कोई गैर अजनबी व्यक्ति भी, कोई नॉन पार्टी भी जो सूट का पार्टी नहीं भी है, वो भी अपील प्रेफर कर सकता है, अपील का आवेदन कर सकता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, सच पर्सन मस्ट बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय सच डिक्री, ठीक है। State of Punjab versus Amar Singh 1974. It is also notable that if a party agrees not to appeal, यहां नॉट के बाद डाल दीजिएगा, नॉट टू प्रेफर अपील, है ना, टू प्रेफर जोड़ दीजिएगा, तो थोड़ा सा छूट गया है, नॉट टू प्रेफर अपील। इफ अ पार्टी agrees not to prefer appeal,
अगर कोई पक्षकार है जो अपील का आवेदन नहीं करता है और वेव्स हिज राइट टू अपील, या अपने अपील के अधिकार को त्याग देता है, छोड़ देता है, he cannot file an appeal and will be bound by the agreement, वो अपील फिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने एग्रीमेंट करके अपना ये राइट वेव कर दिया है ना वो, और जब ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है तो फिर वो अपील नहीं कर सकता। अब 97 भी आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ये अपील के प्रोविजन में। 95 says that failure to appeal against a preliminary decree, अब दो तरह का डिक्री होता है, ये डिक्री के डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़े हैं, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री, है ना। प्रिलिमिनरी डिक्री किसको कहते हैं? हाँ, when further proceedings has to be taken, such decree can be said to be a preliminary decree, नहीं? प्रारंभिक डिक्री उस डिक्री को कहते हैं जिसके पारित करने के बाद न्यायालय को आगे की कार्रवाई और भी करनी होती है, तब उसको कहते हैं प्रारंभिक डिक्री, है ना। और अंतिम डिक्री किसको कहते हैं? when no further proceeding has to be taken by the court, then decree is final decree। तो अब 97 क्या कहता है? कहता है फेलियर टू अपील अगेंस्ट अ प्रिलिमिनरी डिक्री, कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री पारित किया, जो पार्टी अग्रीव्ड था उसने अपील नहीं किया, प्रिक्लूड्स द अग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम चैलेंजिंग इट्स करेक्टनेस since it is preliminary decree, since a preliminary decree is as much as a final decree, है ना। कहता है ना कि जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट कोई पार्टी अग्रीव्ड है उस डिक्री से, तो उसी समय उसको क्या करना है, उसी समय उसको अपील कर लेना है, नहीं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जब मन चाहे तब अपील फाइल कर देंगे, उसके लिए फिर क्या रहता है, लिमिटेशन पीरियड भी रहता है। तो अपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसको क्या कर लेना है, अपील कर लेना है। अगर उसने नहीं किया और वो पीरियड भी समाप्त हो गया, तो बाद में जो फाइनल डिक्री पास हुआ है ना, फाइनल डिक्री पास होने के बाद प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील उसका सुना नहीं जाएगा, है ना। 97 यही कहता है ना। करना था तो वहीं पर कर लेना था उसको, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो अब फाइनल डिक्री पास होने के बाद उसको उस डिक्री के अगेंस्ट अपील से रोक दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, मतलब कह रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील करना था लेकिन वो वेट कर लिया कि नहीं फाइनल डिक्री आने देते हैं और तब इसके अगेंस्ट अपील करेंगे, तो उसी समय कर लेना चाहिए अगर अपील करना है। फाइनल डिक्री के अगेंस्ट जब अपील होगा उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं करा जा सकता, उसको अपील में नहीं लाया जा सकता, है ना। एज अ जनरल रूल द अपीलांट कैन नॉट बी अलाउड टू रेज इन हिज मेमोरेंडम ऑफ अपील आ न्यू ग्राउंड, ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है अपील का, कि अपील में कोई नया आधार, कोई नया ग्राउंड अपीलांट को रेज करने से रोक दिया जाता है ना। कोई नया मामला वो वहां नहीं उठा सकता है, क्योंकि अपील का पर्पस क्या है? पर्पस ही है टू रिमूव any erroneous decision, to correct any erroneous decision of the court, or to correct any bad decision given by the court। पर्पस ही यही है। इसलिए मैटर जितने तरह का रेज करना था वो सारा ट्रायल प्रोसीडिंग में रेज करना चाहिए था, अपीलेट में कोई नया मैटर रेज करने से रोका जाता है। ये जनरल रूल है, एक्सेप्शनल केसेस में रेज करने का परमिशन दिया भी जा सकता है। अब लिमिटेशन कितना है? बड़ा सिंपल है कि अगर अपील करना हो हाई कोर्ट में तो लिमिटेशन पीरियड कितने दिन का? 90 डेज का। लेकिन अगर अपील हाई कोर्ट को छोड़ करके दूसरे कोर्ट में करना हो, जैसे सिविल कोर्ट में ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील करना हो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में, नहीं तो तब कितने दिन का? 30 डेज का। तो हाई कोर्ट में 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड, और हाई कोर्ट को छोड़ दें तो दूसरा जो भी अपीलेट कोर्ट है सबके लिए 30 डेज का पीरियड है। ये भी सिंपल है ना। हो गया 96? ज्यादा करने का जरूरत है नहीं।
सेकेंड अपील में आते हैं। अपील भी दो हो जाता है ना, एक फर्स्ट अपील और एक अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 96 में, उसको अपील भी कहते हैं और या फिर उसको फर्स्ट अपील भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट अपील जैसा कुछ लिखा नहीं है वहां पर, लेकिन क्योंकि सेकेंड अपील का प्रोविजन है तो वो वाला जो है 96 वाला वो फर्स्ट अपील है, इसलिए फर्स्ट अपील भी उसको हम लोग कह लेते हैं। सेकेंड अपील, सीपीसी में सेकेंड अपील का भी प्रोविजन है ना। क्रिमिनल लॉ में सेकेंड अपील का प्रोविजन है कि नहीं? बोलिए वकील साहब, क्रिमिनल लॉ में सेकेंड अपील का प्रोविजन है? एक तो वकील साहब ऑनलाइन है, उनको पूछ रहे हैं। नहीं है सर। नो सर, नहीं है। बोले कि क्रिमिनल लॉ में सेकेंड अपील का प्रोविजन है या नहीं है बीएनएसएस में? कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं, लेकिन सीपीसी में सेकेंड अपील का प्रोविजन होता है ना। और ये प्रोविजन कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है? 100 से लेके 104 तक, 104 तक, है ना। तो इसका मेन प्रोविजन देखिए, सेकेंड अपील का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब टॉपिक सब मार्क करते जाइएगा, यहाँ आपको बड़ा आसानी से आप स्कोर इसमें करा जा सकता है। कुछ बस पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 100, अब इसमें भी 100 से लेके 104 तक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 100 है। जैसे वहां 96 से 99 तक में ऑल इंपॉर्टेंट कौन सा था? सेक्शन 96। इसमें भी सबसे ज्यादा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है सेक्शन 100, इसलिए सेकेंड अपील का बात करते हैं तो 100 तुरंत दिमाग में आ जाता है। सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी मेनली डील्स विद द लॉ रिलेटिंग टू सेकेंड अपील, है ना। सेकेंड अपील के प्रोविजन में एक अमेंडमेंट करा गया 1976 में, है ना। और वो अमेंडमेंट करके क्या करा गया कि सेकेंड अपील के प्रोविजन को, इसके स्कोप को एक तरह से लिमिट कर दिया गया, नहीं। पहले इसका जो ग्राउंड था सेकेंड अपील करने का, वो उसका स्कोप बड़ा था, ब्रॉडर आधार था, उसका बड़ा आधार था, है ना। कई ग्राउंड पर सेकेंड अपील करा जा सकता था, कई केसेस में करा जा सकता था। अब इसको काफी कन्फाइंड और लिमिट इसको कर दिया गया है 1976 के अमेंडमेंट के बाद, है ना। बिफोर 1976 अमेंडमेंट एक्ट द स्कोप ऑफ सेकेंड अपील वाज वेरी वाइड। द्वितीय अपील का प्रावधान विस्तृत था, बट दिस अमेंडमेंट हैज कंसिडरेबली कर्टेल्ड द स्कोप ऑफ सेकेंड अपील। लेकिन ये 1976 का जो संशोधन अधिनियम है, इसने द्वितीय अपील के प्रावधान को सीमित कर दिया है, इसके स्कोप को। Section 100 lays down that a second appeal lies to the High Court from a decree passed in appeal by a court subordinate to the High Court, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law। क्या कहता है? सेकेंड अपील कब कर पाएंगे? जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फर्स्ट अपील को डिसाइड करके ऑर्डर पास कर दिया है, तब सेकेंड अपील होगा। और कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा। और कब होगा? when the high court is satisfied that such matter or such case involves substantial question of law। नहीं, जब उस फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर पास किया कोर्ट ना, है ना, उसमें जब विधि का सारवान प्रश्न उसमें सम्मिलित है, तो ही हाई कोर्ट सेकेंड अपील को एंटरटेन करेगा, है ना। तो देखिए लिमिट हो गया ना। अभी हम लोग 96 में क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि 96 का जो अपील है फर्स्ट अपील, वो दोनों ही ग्राउंड पर हो सकता है, नहीं, विधि के प्रश्न पर भी और तथ्य के प्रश्न पर भी, फैक्ट पे भी और लॉ पर भी। यहाँ ये क्या कहता है? कहता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर तो बिल्कुल ही नहीं, ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी नहीं। ये कब होगा सेकेंड अपील? ओनली व्हेन substantial question of law is involved in the matter। नहीं, जब उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न शामिल है, तभी सेकेंड अपील हो सकता है। इसलिए कहा कि 1976 के अमेंडमेंट ने क्या कर दिया है? इसके स्कोप को पूरी तरह से लिमिट कर दिया है, इसको घटा दिया है। पहले इसका स्कोप वाइडर था, इसका स्कोप विस्तृत था।
अब इसको घटा दिया गया। अब केवल किस आधार पर सुना जाएगा? सेकेंड अपील कैन बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर गिवन बाय अ subordinate appellate court only when such matter involves substantial question of law according to the high court, है ना? ठीक है। सेकंड अपील कब करेंगे? जब सबॉर्डिनेट कोर्ट के हायरार्की में किसी कोर्ट ने फर्स्ट अपील सुन लिया है और उसको सुन करके ऑर्डर पास कर दिया है, नहीं, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में सेकंड अपील हो। और सेकंड अपील केवल कहां होगा? केवल और केवल हाई कोर्ट में होगा। सेकंड अपील का सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई प्रोविजन नहीं होता, है ना? हाई कोर्ट में करेंगे। हाई कोर्ट भी कब सुनेगा उसको? हाई कोर्ट भी तब सेकंड अपील को एंटरटेन कर सकता है when it involves substantial question of law, विधि का जब सारवान प्रश्न उसमें शामिल है ना? मतलब विधि का भी साधारण प्रश्न नहीं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा समझ लेंगे आगे चल के हम लोग कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है ना? इतना तो पहले क्लियर कर लें कि 100 क्या कहता है। 100 क्या कह रहा है? 100 कहता है कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके अपील सुन लिया है, फर्स्ट अपील, उसको डिसाइड करके ऑर्डर पास कर दिया है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट सेकंड अपील को एंटरटेन कर सकता है when high court is satisfied that such matter involves substantial question of law। ठीक है, एक ही आधार है यहाँ पर, है ना? ठीक है, सेकंड अपील एक ही आधार पर करा जा सकता है जब मैटर में विधि का सारवान प्रश्न शामिल हो। ये पॉइंट याद रखना है। Thus following two things are noteworthy regarding second appeal। दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है सेकंड अपील के केस में। सेकंड अपील लाइज ओनली टू द हाई कोर्ट, है ना? केवल द्वितीय अपील केवल कहाँ होगा? केवल उच्च न्यायालय में होगा और कहीं भी नहीं होगा। दूसरा, सेकंड अपील लाइज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, केवल ये विधि के सारवान प्रश्न पर ही होगा, है ना? ठीक है, ये दो पॉइंट है सेक्शन 100 से जो निकलता है कि सेकंड अपील केवल हाई कोर्ट में होगा। किस ऑर्डर के अगेंस्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट के अपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट, नहीं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में उसने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट केवल हाई कोर्ट में होगा, और वो भी केवल एक आधार पर जब उसमें विधि का सारवान प्रश्न शामिल है। Thus it is clear that second appeal is not maintainable on the point of fact। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे सेकंड अपील हो ही नहीं सकता, नहीं, है ना? तथ्य के प्रश्न पर द्वितीय अपील का कोई प्रावधान सीपीसी नहीं करता है। और ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि का साधारण प्रश्न अगर उसमें शामिल है ना, तो भी अपील नहीं कर सकते हैं। इट इज मेंटेनेबल ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, केवल विधि के सारवान प्रश्न के आधार पर ही द्वितीय अपील करा भी जा सकता है और हाईकोर्ट उसको एंटरटेन कर भी सकता है। अंडर 100 क्लाउज, under section 100 clause 2, a second appeal also lies from an appellate decree which is passed ex parte। इसको नोट करिएगा, प्रीलिम्स का भी ये क्वेश्चन बनता है, नहीं? 100 में तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देख लिया सेकंड अपील का, नहीं? सेकंड अपील कैन बी प्रेफर्ड ओनली टू द हाई कोर्ट, केवल सेकंड अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। सेकेंड अपील केवल एक ही आधार पर कर सकते हैं, नहीं, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल हो। ये तो 100 ने बताया। 100 का क्लाउज 1, 100 का क्लाउज 2 क्या कहता है कि सेकेंड अपील मे आल्सो बी प्रेफर्ड अगेंस्ट एन एक्स पार्टी डिक्री पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट, नहीं? ठीक है, अब जैसे अपीलेट कोर्ट भी क्या कर सकता है ना, जैसे किसी पार्टी ने जो ओरिजिनल डिक्री था उस डिक्री के अगेंस्ट अपील किया सबऑर्डिनेट कोर्ट में, है ना? और उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने समन किया अपोजिट पार्टी को। वो अपोजिट पार्टी समन करने के बाद भी कोर्ट में अपीयर बार बार नहीं करता है, तो क्या करेगा? अपील को बिना उसको सुने हुए अपील को डिसाइड कर देगा। एक्स पार्टी डिक्री पास, कितना दिन कोर्ट वेट करता रहेगा? कोर्ट का टाइम तो प्रीशियस टाइम होता है ना, कोर्ट का भी पार्टीज का भी, दोनों का पब्लिक टाइम होता है वो। तो फिर क्या करेगा? वो एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगा,
उस एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट भी अपील हो सकता है। ये कौन बताता है? 100 क्लाउज 2। बार बार प्रीलिम्स में भी ये बात पूछा जाता है ना। 100 के बाद है एक सेक्शन 100 ए, ठीक है। सर एक बार फिर से 100 क्लास 2 समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जरा सा इसको देखते हैं। हंड्रेड क्लाउज 2 है ना। 100 क्लाउज 2 क्या कहता है? अ सेकेंड अपील एप्लीकेशन फॉर सेकेंड अपील मे बी पास्ड अगेंस्ट अ एक्स पार्टी डिक्री पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट। ये भी जोड़ देना उसमें, नहीं? अपीलीय न्यायालय मतलब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अगर एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री पास कर दिया जाता है, डिक्री ही कहिए यहाँ पर, है ना, एक्स पार्टी डिक्री अगर पास कर दिया अपीलेट कोर्ट ने, ओरिजिनल कोर्ट ने नहीं, अपीलेट कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने फर्स्ट अपील को सुना और वो जो डिक्री पास किया उसने एक पक्षीय डिक्री पास कर दिया, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी था वो समन को ओबे ही नहीं किया, वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, है ना, जो डेट फिक्स कर गया था, डिसओबीडियंस कर दिया उसने। तो क्या करेगा कोर्ट? एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगा, उस डिक्री के अगेंस्ट भी सेकेंड अपील हो, मतलब नॉर्मल डिक्री के अगेंस्ट भी सेकेंड अपील हो सकता है और एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट भी अपील हो सकता है। इसका लोकेशन जरूर याद रखना है कि ये प्रोविजन है 100 के क्लाउज 2 में। अब इसका है सेक्शन 100 का 100A सेक्शन 100A वो इंसर्टेड बाय 2002 अमेंडमेंट एक्ट, है ना। 2002 के संशोधन अधिनियम से 100A को जोड़ा गया। ए से ही पता चलता है कि ये बाद में जोड़ा गया प्रोविजन है। प्रोवाइड्स दैट व्हेन एनी अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल और appellate decree or order is heard and decided by a single judge of a high court, no further appeal lies from the judgment and decree of such single judge, notwithstanding anything contained in any letters patent for the high court। ये इसी को थोड़ा सा समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पे। ये कहता है ना कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिक्री के अगेंस्ट अपील सुन लिया, है ना, या फिर फर्स्ट अपील हो गया था और हाई कोर्ट के सिंगल जज ने सेकेंड अपील को सुन लिया। मतलब हाई कोर्ट के सिंगल जज ने अपील या सेकेंड अपील एंटरटेन कर लिया किसी मैटर में और उसने अपना ऑर्डर पास कर दिया। ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट, है ना, सीपीसी का सेक्शन 100A कहता है कि ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, 2 जजों के बेंच में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं करा जा सकता, है ना। और क्या लिखता है? और लिखता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लेटर्स पेटेंट फॉर एनी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के एलपीए में ऐसा अगर प्रोविजन है तब भी ये अपील नहीं करा जा सकता है। मतलब सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट, सिंगल जज के अपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट, ये बात ध्यान रखना है, सिंगल जज के अपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट, है ना, वहां अपील में आया था वो, चाहे वो फर्स्ट अपील में आया हो सिंगल जज के पास या फिर सेकेंड अपील में आया हो, दोनों में से किसी भी अपील को सुन करके अगर वो डिसीजन दे देता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिवीजन बेंच, डबल बेंच में अपील नहीं करा जा सकता है। ये कौन मना करता है? ये मना करता है 100A, जो कब जोड़ा गया था? 2002 में। और इसमें क्या जोड़ देता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन लेटर्स पेटेंट अपील ऑफ अ हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट के रूल्स में अगर एलपीए में ऐसा प्रोविजन है भी
तो भी ये अपील नहीं कर सकते। क्लियर है ये? हाँ, बताते हैं। देखिए ये तो क्या हो जाएगा ना, फिर एक तो अपील का पर्पस क्या है, समझ रहे हैं? अपील का पर्पस है टू करेक्ट द डिसीजन, erroneous decision or unlawful decision or bad decision of the subordinate court. The purpose of appeal is to correct the bad or unlawful or incorrect decision given by the subordinate court. तो जब ऐसा पर्पस है अपील का, तो सिंगल जज ने तो सुन ही लिया ना, नहीं? फर्स्ट अपील भी सुन लिया, हाईकोर्ट के जज ने सुना, सेकंड अपील भी सुन लिया, हाईकोर्ट के जज ने सुन लिया। तो चाहे दोनों में से कोई भी अपील हाईकोर्ट का जज अगर सुन लिया है, तो अब तीसरा अपील का कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सेकंड अपील सुन रहा है, तो उसका क्या, उसके अगेंस्ट अगर डिवीजन बेंच में चले जाएंगे तो थर्ड अपील ना हो जाएगा ना? तो क्या अपील का अपील ये चलता रहेगा क्या? दूसरी बात, हाईकोर्ट के जज ने तो ही तो डिसाइड किया है उसको, सुपीरियर कोर्ट ने ही डिसाइड किया है, हायर कोर्ट ने किया है, नहीं? इसीलिए कहता है कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने भी अगर अपील सुन लिया, वेदर इट इज फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, नो अपील कैन बी प्रेफर्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, है ना? ठीक है, क्लियर है ये? 100 का एक। अब आपको इसमें इतना धूल उड़ता है ना रोड पे, जो एलर्जिक है ना उसके लिए मौसम बड़ा खराब है। लेकिन विक्स बड़ा काम करता है, टेबलेट खाने से बचा देता है। हाँ, ठीक ठाक अगर हो ना छोटा मोटा में तो बहुत अच्छा काम करता है। टेबलेट खाने से माथा पकड़ लेता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। चलिए ये तो 100A ने तो बता ही दिया कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फर्स्ट अपील को डिसाइड करा हो या फिर सेकेंड अपील को डिसाइड करके ऑर्डर पास किया हो, है? उस डिक्री के अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में कोई अपील नहीं कर सकते। उस हाई कोर्ट के एलपीए में कोई प्रोविजन, एलपीए का प्रोविजन कहाँ पर होता है? हाई कोर्ट के रूल्स में होता है ना? ये लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग जानते होंगे, है ना? कुछ हाई कोर्ट का रूल्स भी वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है, उसमें अगर कोई प्रोविजन है तो भी। फिर आइए, तो इसी के रिगार्डिंग एक प्रोविजन है 104 के क्लाउज 2 में। वैसे तो 104 का क्लाउज 1 क्या बताता है? अपीलेबल ऑर्डर्स का लिस्ट देता है, नहीं? लेकिन इसका क्लाउज 2 कहता है ना, सेक्शन 104 क्लाउज 2 says that no appeal shall lie from any order made in appeal by the high court, है ना? क्या कहता है कि हाई कोर्ट ने अपील में अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है, नहीं, अपने अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया, ऐसे समझिए, है ना? हाई कोर्ट के सिंगल जज ने अगर
अपने अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो सेक्शन 104 का क्लाउज 2 कहता है उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं करा जा सकता। ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर अ एलपीए वुड लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट का जो एलपीए है, लेटर्स पेटेंट अपील का प्रोविजन है हाई कोर्ट रूल्स में, क्या वो ऐसे अपील के अगेंस्ट लागू होगा, है ना। लेटर पेटेंट अपील जो है ना वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील का प्रोविजन करता है ना। तो वो जो एलपीए का प्रोविजन है क्या ऐसे ऑर्डर के केस में लागू होगा। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट। पहले इस बिंदु पर क्या था, इस पर अलग अलग राय था, अलग अलग हाई कोर्ट का, नहीं कुछ है। हाँ, ये हम थोड़ा सा एडिशनल लिखे हैं, बता देंगे, पहले समझ तो लीजिए, है ना। ये जोड़े थे बाद में, एक बार तो हम समझा दिया था ऐसे ही, लेकिन फिर सोचे कि नहीं लिख ही देते हैं, तो हम अपने में तो लिखा है, आप लोगों में नहीं मिला होगा, है ना। तो सवाल पहले क्या क्या था, 104 का क्लाउज 2 क्या कहता है कि हाई कोर्ट अपने अपीलेट जुरिस्डिक्शन में कोई ऑर्डर अगर पास करता है, मतलब अपील को सुन करके, चाहे वो फर्स्ट अपील सुने या सेकंड अपील सुने सिंगल जज, है ना, उसके अगेंस्ट कोई अपील हाई कोर्ट में नहीं करा जा सकता। ये कौन कहता है, ये नहीं, 108 तो बीत गया, अब हम लोग 104 क्लाउज 2 में आ गए हैं, वो कहता है, देखिए ना मेरे टेक्निकल करके तो लिखा है, 1 लाइन का प्रोविजन है। हाँ ठीक है, हाई कोर्ट अपील में अगर कोई ऑर्डर पास करता है, नहीं, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में ही फिर से कोई अपील नहीं करा जाएगा। तो अब सवाल क्या है, सवाल ये है यहाँ पे कि वेदर द क्वेश्चन इज वेदर अ एलपीए वुड लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। सिंगल जज ने जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में ऑर्डर पास किया, क्या वहां एलपीए का कोई प्रोविजन लागू होगा। लेटर पेटेंट अपील जो हाई कोर्ट का रूल्स में प्रोवाइडेड है, क्या वो लागू होगा यहाँ पर। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट। पहले इस बिंदु पर क्या था, अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग राय था। कोई हाई कोर्ट कहता था वहां एलपीए लगेगा, कोई कहता था कि वहां एलपीए नहीं लगेगा, नहीं। लेकिन इसको सेटल कर दिया एक केस में, और वो केस कौन सा है, वो केस है बाबूलाल शाह वर्सेस जयाबेन कानिया। But the controversy was set at rest by a decision of the Supreme Court in Shah Babu Lal versus Jaya Ben Kania 1981। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, The Supreme Court held that Section 104 applies to appeals to the High Court from subordinate courts, है ना। 104 का जो अपील का प्रोविजन है वो तो ऑर्डर के लिए है, और वो क्या करता है, इट अप्लाइज टू अपील्स टू द हाई कोर्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अधीनस्थ न्यायालय के ऑर्डर के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील का प्रोविजन करता है। इफ अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड मेक्स एन ऑर्डर, एन अपील वुड लाई अंडर द एलपीए टू अ डिवीजन बेंच। But if the order is passed by a court subordinate to the High Court and an appeal against that order is decided by the single judge of the High Court under Section 104, no LPA is maintainable। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या कहता है। एक बात तो हम लोग 100A में समझ गए कि हाई कोर्ट अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते, अपीलीय क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करके, चाहे वो फर्स्ट अपील सुन रहा हो या सेकेंड अपील सुन रहा हो, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील नहीं कर सकते। ये कौन प्रोहिबिट करता है, 100A, नहीं। अब हाँ, वहां पर लिख भी दिया है, लेकिन एलपीए फिर भी कहाँ लग जाता है ये समझ लेना, है ना। तो वही तो बात, अभी पूरा बात तो हमको करने दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके अगर सिंगल जज ऑर्डर करता है उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का सिंगल जज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके कोई डिग्री पास करता है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझ रहे हैं, वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन को नहीं एक्सरसाइज कर रहा है, वही उस सूट का ट्रायल भी कर रहा है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो यही हुआ ना,
हाँ, डायरेक्ट वही ट्रायल कर रहा है और अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके अगर वो डिक्री पास करता है, उस डिक्री के अगेंस्ट एलपीए का प्रोविजन लागू हो जाएगा, है ना। उस डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील करा जा सकता है। ठीक है, अब एक सीधा बात अब क्या हो गया, अब इसको सीधा करिए ना, ये सीधा बात क्या हो गया कि हाईकोर्ट का सिंगल जज अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके डिक्री पास करता है, चाहे वो फर्स्ट अपील सुने या फिर सेकेंड अपील सुने, उस ऑर्डर उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील हाईकोर्ट में नहीं करा जा सकता। नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजंस कंटेन्ड इन एलपीए में प्रोविजन है तो भी, है ना, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर सिंगल जज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को अगर एक्सरसाइज करके कोई डिक्री पास करता है तो उस डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में एलपीए के अकॉर्डिंगली अपील करा जा सकता है, वहां एलपीए लागू हो जाएगा। अब एलपीए लागू होने का क्या मतलब है कि जिस हाईकोर्ट रूल्स में एलपीए का प्रोविजन है वहां पर ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर हाईकोर्ट के रूल्स में एलपीए का प्रोविजन नहीं होता है ना, ये देखना पड़ेगा। जैसे हम पटना हाईकोर्ट का बात करें, यहाँ पर एलपीए का प्रोविजन हाईकोर्ट के रूल्स में है ना, तो तब इसका मतलब है कि सिंगल जज के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऑर्डर डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील करा जा सकता है ना। क्लियर? क्या डिवीजन बेंच में अपील चला गया ना, सिंगल बेंच में ही जाता है ना। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे बताते हैं, सुन तो लीजिए। जैसे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन हम लोग फाइल करते हैं, नहीं तो रिट पिटिशन किसके पास जाता है, डिवीजन बेंच में जाता है या वो सिंगल बेंच में जाता है? इसमें जाता है। हाँ, जनरली किस में जाता है, ये जनरल रूल क्या है ना, जनरली वो सिंगल बेंच में जाता है। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू उसमें इन्वॉल्व है तो फिर अलग बात है, तब हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं इसको डिवीजन बेंच सुनेगा, ज्यादा बढ़िया सुनेगा, वो अलग बात है। या तो कभी कभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बना दिया, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जनरली जब रिट पिटिशन फाइल करते हैं तो कौन सुनता है? सिंगल जज सुनता है, नहीं? अब सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट वहां पर रिट पिटिशन के मामले में प्रोविजन क्या है कि अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड रह गया सिंगल जज के ऑर्डर से तो वो क्या कर सकता है? डिवीजन बेंच में जा सकता है, नहीं? वो एलपीए है वहां पर, उसी को कहते हैं वहां पर लेटर्स पेटेंट अपील। तो ये रीट पिटिशन के मामले में तो लागू होता है, नहीं? लेकिन यहाँ जब सीपीसी में आ जाएंगे ना, तो सीपीसी में एलपीए वो जो कहा ना 100A कि वहां एलपीए में प्रोविजन होते हुए भी, जैसे एलपीए का प्रोविजन क्या है कि सिंगल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट डिवीजन बेंच सुन सकता है, लेकिन सीपीसी के केस में ये एलपीए लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी एलपीए कहाँ लागू हो जाएगा? जहां सिंगल जज ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके डिक्री पास किया और तब उस डिक्री के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपील हो जाएगा, वहां एलपीए लग जाएगा, है ना। इतनी सी तो बात है। चलिए इसका हम फोटो खींच के भेज देंगे या लिखवा भी देंगे। चलिए आगे बढ़े पहले। It is notable that first appeal is not limited to any specific ground, but second appeal is limited to the ground of substantial question of। फर्स्ट अपील के लिए तो कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है नहीं, फैक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, लॉ के बेसिस पर भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर भी। लेकिन सेकंड अपील का ग्राउंड बहुत लिमिटेड है और ये केवल एक ही आधार पर कब होगा? when the matter involves substantial question of law। ऐसा क्यों है? since the principle is that there should be end of litigation। नहीं, मुकदमेबाजी का अंत तो होना चाहिए ना, इसलिए सेकंड अपील का प्रोविजन कब होगा? जब विधि का सारवान प्रश्न ही शामिल हो जाएगा तो ही होगा। छोटे मोटे बातों पे, तथ्य के प्रश्नों पे या विधि के साधारण प्रश्नों पे द्वितीय अपील नहीं होना है, क्योंकि बेसिक जो प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है सीपीसी का? वो सब तो हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं, नहीं? वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स है देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। और उसी प्रिंसिपल के परसुएंस में ये प्रोविजन रखा गया है, सेकंड अपील के ग्राउंड को लिमिट कर दिया गया है, नैरो कर बना दिया गया है।
102 says, अब 102 पे आते हैं। 102 says that no second appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupee। क्या कहता है? कहता है कि सेकेंड अपील कब नहीं होगा? जब फर्स्ट अपील किस बात के लिए था? फर्स्ट अपील 25,000 रुपये तक के अगर रिकवरी के लिए था, नहीं 25,000 तक के रुपये के रिकवरी के लिए था। मतलब सूट वैल्यू कितना था? 25,000 रुपये तक का अगर है तो सेकेंड अपील उसका नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक पेक्यूनियरी लिमिटेशन भी यहां पर लगा दिया गया, नहीं कि जो सूट वैल्यू है वो कितना 25,000 से अधिक होना चाहिए तो सेकेंड अपील होगा। 25,000 तक का अगर सूट वैल्यू है तो फिर सेकेंड अपील का वो कोई प्रोविजन सीपीसी नहीं करता है ना। ये पेक्यूनियरी लिमिटेशन लगाता है 102। 1042 provides that no second appeal lies against an order passed in appeal, है ना। इसके अगेंस्ट तो कोई ऑर्डर पास नहीं कर ही नहीं सकते, है ना। मिसलेनियस अपील 104 और ये जो हम लोग ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील करा जाता है ना, ऑब्वियसली ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील करा जाएगा कहाँ करा जाएगा? ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील होता है वो कहाँ होता है? सेक्शन 104 ऑर्डर 43 में। जब हाई कोर्ट में ये अपील करते हैं ना तो उसको मिसलेनियस अपील के हेडिंग से उसको अपील करा जाता है ना। ठीक है। सेक्शन 104 and order 43 deal with appeal against order, but in practice appeal against orders are filed under the heading miscellaneous appeal, है ना। ऑर्डर के अगेंस्ट जब अपील करेंगे हाई कोर्ट में तो वो मिसलेनियस अपील के हेडिंग के अंतर्गत करा जाता है। अब एक टर्म क्या आया था कि सेकेंड अपील किस ग्राउंड पे कर सकते? सेकेंड अपील में क्या क्या याद रखना है आपको मोटे तौर पर? एप्लीकेशन फॉर सेकेंड अपील कैन बी मेड ओनली टू द हाई कोर्ट। पहले तो कोर्ट बता। हाई कोर्ट। Application for appeal can be made only to high court, है ना। And to no other court, किसी कोर्ट में नहीं करेंगे, केवल हाई कोर्ट में करेंगे। और दूसरा क्या याद रखना है? जो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ The लॉ ground for the ground for preferring second appeal must be substantial question of law, है ना। विधि का सारवान प्रश्न के आधार पर ही कर सकते हैं। सेकेंड अपील कैन नॉट बी प्रेफर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट आल्सो कैन नॉट बी प्रेफर्ड अगेंस्ट ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट कैन ओनली बी प्रेफर्ड, such application can only be made on the basis of substantial question of law, है ना। अब ये substantial क्वेश्चन विधि का सारवान प्रश्न है क्या, है ना। इस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी कहीं पर है नहीं ज्यादा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दो डिसीजन में इसको स्पष्ट करने का कोशिश किया है ना। वो भी कोशिश आधा अधूरा है, लेकिन इससे आपको पता क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। इसमें जो लीडिंग केस हम लिए हैं ना, ये हर जगह यही लीडिंग केस आपको दिखाई पड़ेगा। चुन्नी लाल मेहता, है ना, केस का नाम है चुन्नी लाल मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चुन्नी लाल मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 1962। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, बताया एक्सप्लेन करके एग्जांपल देके, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर इज रूम फॉर डिफरेंट ओपिनियन। कहा कि अगर विधि के किसी प्रश्न पर कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट को लगता है कि उस प्रश्न पे डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। नहीं, कई बार क्या होता है ना, लॉ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहता। वैसे तो क्लियर रहता है लॉ, लेकिन कई बार ऐसा भी पॉइंट आता है जहां पर लगता है कि नहीं, ये व्यू पॉइंट भी लिया जा सकता है और ये व्यू पॉइंट भी लिया जा सकता है ना। तो व्हेन देयर इज रूम फॉर डिफरेंट ओपिनियन,
ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, जब विधि के प्रश्न पे अलग अलग भिन्न भिन्न राय हो सकता हो, नहीं, तो फिर उसको क्या कहेंगे? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहेंगे, है ना। और इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लॉ के पॉइंट पर डिफरेंट भी हो सकता है, इसको ऑब्वियसली केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ये कैपेबिलिटी से बाहर की बात है, नहीं, ठीक है। एक बात तो ये कहा, दूसरा बात क्या कहा कि वेयर एन ऑल्टरनेटिव व्यू इज इक्वली पॉसिबल, नहीं, कहा कि जब वैकल्पिक दृष्टिकोण भी संभव है ना, दूसरा व्यू पॉइंट भी उसमें लिया जा सकता है, तब भी कहेंगे कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल है। और where the point is not finally settled or decided by the high court or supreme court, वो जिस लॉ पॉइंट के बारे में कंफ्यूजन है या जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन संभव है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है ना, उस पॉइंट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल भी नहीं किया है, डिसाइड भी नहीं किया है, तब क्या कह सकते हैं? सच मैटर इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। विधि के अगर किसी प्रश्न पर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कोर्ट का, या कोई ऑल्टरनेटिव व्यू भी उस पॉइंट पर हो सकता है, और उस लॉ पॉइंट पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, उस एम्बिग्विटी को या वो जो कंफ्यूजन है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सेटल नहीं किया है, तो इसको कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और तब उसी आधार पर केवल सेकंड अपील वो सुन सकता है, और वो जो जिस पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, पॉसिबल है, व्यू पॉइंट हो सकता है, उसको अब वो डिसाइड करेगा और तब अपना वो डिक्री पास कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? व्हेन देयर इज रूम फॉर डिफरेंट ओपिनियन, है ना, अलग भिन्न भिन्न राय की वहां पर का जगह है, स्थान है, उसकी संभावना है ना। व्हेन ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट इज इक्वली पॉसिबल, अलग अलग दृष्टिकोण भी उसमें, वैकल्पिक दृष्टिकोण भी उसमें संभव है। और when the point is not finally settled or decided by the higher courts, that is high court और सुप्रीम कोर्ट, और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर डिफरेंट ओपिनियन हो रहा है, जिस पॉइंट पर वैकल्पिक व्यू पॉइंट हो रहा है, नहीं, वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है, उस पॉइंट पर अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, उस पॉइंट को सेटल नहीं किया है, तो वैसे ही पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकली जानते हैं, ये तो थोड़ा सा मतलब एक इशारा ही एक बताया है केवल। जैसे हाई कोर्ट में अगर ऐसा सेकंड अपील आ जाता है ना, हाई कोर्ट के जज भी क्या करते हैं बताते हैं, वो भी क्या करते हैं, अभी तक जिस हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसका लिस्ट देखता है कि इस लिस्ट में ये आता है कि नहीं आता है ये केस, है ना। अगर आ गया तो सुन लिया, नहीं आया बोला ना हटाओ। जबकि वहां करना क्या है कि उस केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में जो लॉ पॉइंट उसमें इन्वॉल्व है, उसको स्पेसिफिकली उसको एग्जामिन करके डिसाइड करना चाहिए, लेकिन वो कर दिमाग लगाना चाहता नहीं है उतना, है ना। और ये थोड़ा सा भेग है भी नहीं। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट ओपिनियन उसमें है या नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव चीज है, वो तो देखना पड़ेगा कोर्ट को लगेगा नहीं तो ठीक है, क्लियर ही तो है, कहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। कभी कभी ऐसे पॉइंट पे आप 2 आदमी 3 आदमी को पूछे तो दोनों तीनों का अलग अलग व्यू, को लगेगा नहीं तो स्पष्ट ही है, तो कहेगा नहीं इसमें ये व्यू पॉइंट भी पॉसिबल है, नहीं। तो जब ऐसा कंफ्यूजन हो किसी लॉ पॉइंट पे, तो फिर हाई कोर्ट उस पर सेकंड अपील सुन सकता है, और उसी को क्या कहेंगे? द मैटर इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसीलिए कहा कि 1976 के अमेंडमेंट से क्या कर दिया? सेकंड अपील के स्कोप को सीमित कर दिया। इसके पहले इसका ब्रॉडर स्कोप था, कई आधार पर सेकंड अपील करा जा सकता था, लेकिन 76 के बाद अब केवल एक ही टर्म याद रखना है ना, कि सेकंड अपील तभी करेंगे जब मामले में
विधि का सारवान प्रश्न शामिल हो, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ये तो हम लिस्ट दे दिया है आपको, थोड़ा सा हम बता भी देंगे इसमें, लेकिन इसमें रट विद्या कभी कभी क्या करता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी, एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछ देता है। बिहार जुडिशरी में स्पेशली कई बार पूछा है ना। व्हाट ऑर्डर्स हैव बीन स्पेसिफिकली मेड अवेलेबल, नहीं, किस आदेश को स्पष्ट रूप से अपीलीय बनाया गया है। तो वहां फिर क्या करना पड़ेगा, 104 का खंड 1 का लिस्ट देना पड़ेगा और आदेश 43 का खंड 1 का भी लिस्ट दे देना पड़ेगा और बता देना पड़ेगा कि ये सब आदेश को सीपीसी ने अपीलीय बनाया, अपीलेबल बनाया। नहीं, ब्रेक के बाद करते हैं। इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा सा तो और भी ज्यादा है, लेकिन हम उतना ज्यादा लिखे नहीं है। हम जानबूझ करके ये 13-14 पॉइंट उसमें से वैसा लिख दिया है जो आप याद करके इतना सा लिख सकते हैं। और भी है, जैसे हम लगता है 7-8 पॉइंट हम छोड़े हैं, तो उतना पॉसिबल भी नहीं है ना। 5 नंबर 7 नंबर का पता नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आप कितना लिखेंगे? नहीं, आप तो बल्कि ये जो 13-14 हम लिखे हैं ना, 8-10 भी अगर आप लिख देते हैं ना, तो काम आपका बन जाता है। एग्जामिनर भी जानता है ना कि कोई थोड़ी ना यहाँ कंप्यूटर है कि सब रट जाएगा बैठ करके, ये ऑर्डर अवेलेबल है, ये ऑर्डर अवेलेबल है ना। तो एटलीस्ट सेक्शन या ऑर्डर याद रख लीजिएगा कि किस किस सेक्शन या ऑर्डर में, जो बता देंगे हम, एक इशारा बता देंगे तो कई तो आपको अभी यही क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ रट लेना है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट तैयार कर लेना। मेंस में इसका जरूरत पड़ सकता है, प्री में इसका जरूरत नहीं पड़े। प्री में तो केवल यह क्या पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर अवेलेबल है। ऑर्डर्स given under section 104 clause 1 and orders given under order 43 clause 1, है ना। ये लोकेशन ही केवल प्री में काम आता है। बहुत ज्यादा आप तंग परेशान करना होगा तो तब इसमें से 4 ऑप्शन देके आपको पूछ लेगा कि कौन ऑर्डर इसमें से अवेलेबल है या नहीं है, वो तो खैर अनंत है उसका कहानी, लेकिन नॉर्मली होता यही है। ब्रेक